देखिए, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं 2007 में मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और 2007 से लगातार हमने जिस तरह से लोगों के सुख दुख में हाजिरी लगाई है, सुख दुख में हाजिरी लगाई है, उसका ही मैं कहूं कि फल और परिणाम है कि जब पहला चुनाव हुआ तो मुझे 34,846 मत मिले और 34,846 मत में मैं लगभग 14,800 कुछ मतों से 15,000 लगभग 15,000 मतों से जीता। तो मैं जीता नहीं, मैं हमेशा हर मंचों पर कहता हूं, आम जनमानस के प्यार और आशीर्वाद ने मेरी कोई हैसियत नहीं थी, मुझे जिताने का काम किया, मुझे ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। मैं पहला चुनाव अगर हम कहें तो 35,000 वोट पाकर के जीता, फिर दूसरा चुनाव 43,000 वोट, 42,626 वोट, 42,414 वोट मुझे मिले। तो मतलब 25% वोट मेरा बढ़ा। आप सब जानकार लोग हैं, 25% वोट का बढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। 2-5% में सरकार गिर जाती है, सरकार बन जाती है। एक विधायक का 25% वोट बढ़ना, ये मैं अपने तमाम मतदाताओं को बारंबार धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे मतदाता हैं, प्रेस के भाई भी, और दाहिने बैठे हमारे शुभचिंतक प्रबुद्ध वर्ग के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सम्मानित सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। अब ये दूसरा चुनाव हो गया। अगर हम राजनीतिक कैरियर की बात करें तो मैं भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, सीधे एमएलए का चुनाव लड़ा और एमएलए बना और मिनिस्टर बना। इसी तरह से मेयर साहब भी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ी थी। और पहला चुनाव जब हुआ तो पहला चुनाव 1,08,000 वोट, मतलब अगर हम देखें तो अपने जीवन का तीसरा चुनाव। पहला बताया 35,000, दूसरा 43,000 और तीसरा लड़ाई तो मेयर साहब लड़ी अभिलाषा जी 1,08,000। मतलब ग्राफ बढ़ता गया, ग्राफ बढ़ा। 1,08,000 वोट पा करके जितने वार्ड है, 80 वार्ड है प्रयागराज में, 80 के 80 वार्ड में जीत करके और 1,08,000 सभी सामने खड़े प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराते हुए 1,08,000 वोट से 1,08,000 वोट मिला और सभी प्रत्याशी सामने खड़े हुए प्रत्याशी, कोई 95,000 से आ रहा, कोई 63,000 से आ रहा, कोई 90,000 से आ रहा, कोई 1,00,000 से आ रहा। इस तरह से 1,08,000 वोट मिले। तो वोट का परसेंटेज बढ़ता गया 1,08,000। अब हम चौथे चुनाव की बात कर ले तो चौथे चुनाव में भी 1,23,000 वोट बढ़ा। अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें, 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 के चुनाव में आजादी के बाद पहली बार शायद दक्षिणी के बहुत सारे मतदाता प्रबुद्ध वर्ग यहां पर बैठा है। हमारे बड़े भाई के रूप में, हमारे पिता तुल्य सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे आशीर्वाद देने का काम करते हैं। पहली बार दक्षिणी में आजादी के बाद पहली बार 93,000 वोट, 35,000 और 40,000 30,000 में एमएलए हुआ करते थे। 93,000 वोट देकर के, 93,000 से अधिक, 93,011 वोट हमें मिला। 93,000 वोट देकर के मुझे फिर से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। अगर हम जोड़े तो कैसे 25% नहीं, ये 35 गुना 70, 100% नहीं, 100% से भी प्लस हो गया। 150% वोट बढ़ना, लगातार बढ़ना, ये बहुत बड़ी आप सबकी कृपा है, हमारे मतदाताओं की कृपा है। अपने एक एक मतदाताओं का मैं बारंबार और 100 बार शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद और कृपा बनाई। फिर इसके बाद मेयर का चुनाव हुआ। मेयर के चुनाव में फिर से मेरा मत बढ़ा। मेयर के चुनाव में, जो मेयर का चुनाव हुआ, फिर से 29.73% वोट पड़े, मात्र 29.73% वोट पड़े। विपरीत परिस्थितियों में पत्रकार भाई भी जानते हैं और सम्मानित मंच भी जानता है, इस मंच पे उपस्थित एक एक लोग जानते हैं कितनी विपरीत परिस्थिति थी। अंतिम आते आते मंत्री को मसाज पसंद है, ये भी चल गया। देखिए शाम को 7 बजे मंत्री को मसाज पसंद है।
मैं चलते चलते, पेट्रोल टंकी है तेलियरगंज में, वहां गिट्टी पड़ी थी, सड़क बननी थी। मेरी आदत है, मैं बहुत तेज चलता हूं। मैं तेज चलता हूं तो पुलिस के लोग भी और मिलिट्री आर्मी के लोग, सीआरपीएफ जो मेरे साथ लगी है, मुझे दौड़ के कवर करते हैं। मतलब मैं पैदल चलता हूँ, ये लोग दौड़ के कवर करते हैं। कार्यकर्ता भी कहते हैं नंदी भैया बहुत तेज चलते हैं। उनका तेज चलते हैं तभी तो 2 बार मंत्री हो गए, नहीं तो 2 आदमी पकड़ के चलते हैं तो मंत्री बने। बोले आप बहुत तेज चलते हैं। मेरा गिट्टी पे पैर पड़ा और मोच लगा, मैं गिर गया। आप जानते हैं यहाँ पर चाट बेचने वाला भी, यहाँ पर पकौड़ी बेचने वाला भी, सड़क पर सब्जी बेचने वाला भी और नमक और मूंगफली बेचने वाला भी मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है। लेकिन 73,137 घरों में, चाहे लाइसेंस बनवाना हो, चाहे बेटे का एडमिशन कराना हो, चाहे एसएमसी में एडमिशन कराना हो, ऐसी पूरी हैंडपंप से लेकर के, और ये सड़क नाली गरी नहीं हम बता रहे भैया कि जैसे मोहल्ले की सड़क खराब है 50 लोग साइन करके दिए, उन 50 को नहीं जोड़ रहे हैं। मैं 1 to 1 संपर्क, जो मेरे सुख दुख में काम आया, जिसके सुख दुख में मैं काम आया हूं, जिससे मैं कुछ कह सका हूं, जिसने मुझसे कुछ कहा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 73,137। तो इसका मतलब 83.13% घरों में, 83.13% घरों में मेरा सीधा संपर्क है। अब चुनाव में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बसपा, सपा, कांग्रेस, जिसको उत्तर प्रदेश की जनमानस ने तिलांजलि देकर के समाप्त कर दिया है 2014 से। 2014 में 90% सीट भारतीय जनता पार्टी को देकर एक मजबूत हाथों में इस देश की बागडोर उत्तर प्रदेश ने की। 90%, 80 में से 73, 9 72, तो ये 90% से ज्यादा हो गया। तो 90% से ज्यादा सीट देकर के तिलांजलि दे दिया। फिर 2017 में आजादी के बाद पहली बार ऐसी गोल विधानसभा है। आप सब गए हैं, हम लोग गए हैं, मीडिया के लोग, कुछ लोग हो सकता है नहीं गए, लेकिन मैक्सिमम लोग यहां से गए। गोल विधानसभा है। हैप्पी बर्थडे का एक तो केक काट के निकालो, उसी स्लाइस में सपा, बसपा और कांग्रेस है, बाकी सारे में भाजपा और भाजपा के सहयोगी दल है। तो 2017 में भी प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश ने तिलांजलि दे दिया। बोले पप्पू को साध पसंद है, अरे अखिलेश को पप्पू को साध पसंद है। उस साध पसंद में भी लोगों ने नकार दिया। यह हुआ कि एक बार सपा एक बार बसपा कांटे की टक्कर रहती है। 15 साल में लोगों ने देखा, एक बार सपा आ गई, एक बार बसपा, एक बार सपा एक बार बसपा। ये दोनों मिल जाएंगे तो गजब ही हो जाएगा। ये दोनों मिल भी गए, ये दोनों मिल भी गए। फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा चोर चोर मौसेरे भाई, सबने मिल करके फिर से पुनः मोदी जी को और प्रचंड बहुमत देके और ज्यादा वोट देकर के मजबूत प्रधानमंत्री बना करके 2019 में सत्ता सौंपी। ये 2019 का मैंने बता दिया। अब 2022 में जो सपा, जो बसपा, जो कांग्रेस माने क्या है, खत्म है। कभी कुछ कभी कुछ। सीएम के प्रत्याशी होंगी प्रियंका गांधी, फिर बैक। आपका प्रेम प्यार और आशीर्वाद है। इस प्रेम प्यार और आशीर्वाद के प्रति मैं समर्पित हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे जीवन में अंतिम सांस चल रही है और मेरे शरीर में अंतिम खून की बूंद है, तब तक समर्पित होकर के इसको चुकाता भी रहूंगा। तो ये चुक नहीं पाएगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपने मुझे जीरो से हीरो बनाने का काम किया है। आपने मुझे अर्श मतलब जमीन से आसमान पर पहुंचाने का काम किया है। मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों का, पत्रकार सहित तमाम प्रबुद्ध वर्ग के हमारे भाई और पितातुल बुजुर्ग आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेस वार्ता का ये आयोजन किया है, इस प्रेस वार्ता में आपने मुख्य उद्देश्य क्या था और इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? मुख्य उद्देश्य 5 साल का लेखा जोखा जनमानस ने हमें बहुमत दे करके इस मंजिल तक पहुंचाया है। तो हम अपना लेखा जोखा, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने क्या क्या किया है वो बताएं और उनसे सुझाव लेकर के इसमें और क्या क्या कर सकते हैं वो जानें। इसके लिए मैंने ये बुक जारी की। पूरे लेखा जोखा में आपने जब
लगातार बता रहे हैं कि जनाधार आपका बड़ा है और ये कई हद तक सच भी है, लेकिन अब जो इस बार 2022 का चुनाव है इसकी परिस्थितियाँ काफ़ी विषम दिख रही हैं, तो अब आपके किस तरीके की रणनीति होगी और 2022 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा? देखिए, कोई रणनीति नहीं होगी, ना कोई रणनीति की ज़रूरत है। जनमानस के लिए जो भी काम करता है, जनमानस उसको लौटाने का काम करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा। इसलिए हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएंगे, यही सच है और यही मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए काम किया गया। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया गया। सर, क्या 2022 भी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ही चेहरा होंगे जी? 2022 का चुनाव में नरेंद्र मोदी ही चेहरा बनेंगे? 2022 में कहा, 2024 में चुनाव है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में तो मोदी जी और योगी जी के कार्यों का ही समीक्षक चल रहा है, तो क्या वही चेहरा बनेंगे? हम समझ नहीं पाए आप कहे क्या। प्रचार का जो चेहरा होगा क्या वही? भाई, हमारे ही नहीं, इस देश और दुनिया में सर्वमान्य नेता के तौर पर आदरणीय मोदी जी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है और मोदी जी ने अपने आप को सिद्ध कर करके दिखाने का काम किया है। आज पूरी दुनिया में भारत का जो बच्चा है पासपोर्ट लेकर के जाता है तो खुशी महसूस करता है, उसको बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है। कितने सीटों 350 के पार। 350 के पार। Yes. तो एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यों का सर्वेक्षण नहीं किया, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार क्या पोजीशन ले पाएगी? समाजवादी पार्टी, एक तो कोई आदमी झूठ बोलता है, वो झूठ का पेड़ है, जैसे इसमें जितने फल निकलेंगे झूठे हैं। आप बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन कर रहा हूँ। जेवर एयरपोर्ट जो चुनावी झुंझुना था, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, उसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया। आज एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। आज इतने सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। बुंदेलखंड जिसको कोई पूछता नहीं था, हर घर जल हर घर नल की योजना पहुंचाई जा रही है। ये कहाँ कैसे बात कर सकते हैं? तो वो झूठ बोल रहे हैं, जनता जान चुकी है। अभी यहाँ पर टोटी बनाते तो आप लोग खुद ही पूछे कि भैया ये अखिलेश यादव सिंबल हो गया है, टोटी अखिलेश यादव का। तो अखिलेश यादव जब कोरोना से पूरी दुनिया करा रही थी, उन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया, हमारे देश के डॉक्टरों का अपमान किया, कहा ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, और फिर गुलाटी मार करके पलटे। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया वैक्सीन लगवा करके। तो मैं अखिलेश यादव की जो भी बातें हैं वो बचकानी हरकत है, बचकानी जैसी बातें हैं। अभी आप देखिए, इस देश के राष्ट्र पुरुषों के साथ, महापुरुषों के साथ जिन्ना को खड़ा कर दिया। कल कोई बता देगा कि आपका वोट बैंक बढ़ सकता है, ओसामा बिन लादेन को आदर्श बताने लगेंगे, तो ऐसे लोगों की क्या बात करेंगे? कांग्रेस ने अभी 2 दिन पहले हुए छोटा बगाड़ा वाले कांड पर, छात्र आंदोलन पर, कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है कि योगी सरकार बेरोजगारी के नौकरी देने के नाम पर सिर्फ छलावा कर रही है, जबकि 2 करोड़ नौकरियों की बात जो की गई थी वो नहीं हो पाई है। देखिए, ये पूर्ण रूप से प्रायोजित था। उसमें कई खुलासे भी हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो उपद्रवी थे, उन लोगों ने भोले भाले छात्रों को बहका करके इस तरह की बातें की है। निश्चित रूप से योगी जी की सरकार है, इस सरकार में अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाता। आपने देखा है, जिले का कप्तान हुआ करता था पाटीदार, एक IPS के खिलाफ भी मुकदमा लिखा करके उसकी गिरफ्तारी के लिए तमाम प्रयास हुए, अगर वो भागा तो वहाँ भी 82-83 की कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर सब कोई सामान्य है, कानून का राज है और कानून का शासन। जिस तरह से निर्दोष छात्रों को पीटा गया है, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो भी बर्बरतापूर्ण अगर निर्दोष छात्रों को जिन्होंने पीटा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।